हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि जीएस का जो सीरीज है उसका सेशन आज नंबर 2 है। तो 2 नंबर का सीरीज है, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जीएस का सीरीज आपको हम देते रहेंगे। तो इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन का दूसरा सीरीज है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इसमें आज हम लोग कवर करेंगे यूपी स्पेशल को। उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन मुख्य मुख्य पूछे जाते हैं उसको हम इसमें वीडियो में इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है तो अगले वीडियो में हम उसको निपटा देंगे। चलिए फिर हम कवर करेंगे आगे। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न आपका, देखिए, कानपुर देहात जिले का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नोएडा, फतेहगढ़, पडरौना और माती। तो कानपुर जिले में आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। किसी किसी बुक में आपको लिखा रहेगा अकबरपुर, अकबरपुर माती, या कहीं कहीं पर माती, लेकिन वास्तविकता में जो है उसको सिर्फ माती बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज ना होंगे। अकबरपुर माती दिया तो आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, नोएडा मुख्यालय, तो ये आपका गाजियाबाद का, गाजियाबाद, गाजियाबाद का मुख्यालय नोएडा। और यहाँ पर देखिए फतेहगढ़, फतेहगढ़ है, ये किसका मुख्यालय है? ये फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का मुख्यालय है। ठीक है, नोट करते रहिएगा। फिर ये जो पडरौना है, तो पडरौना आपका किसका मुख्यालय है? कुशीनगर का, जहाँ महात्मा बुद्ध की वहाँ परिनिर्वाण है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़िए, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम नगर निगम वाला नगर बना है? तो इसमें कह रहा है कि जो सबसे अंतिम में नगर बना है उसका नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन है आपका फिरोजाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर और मथुरा। तो इसमें देखिए, सबसे अंतिम में जो बनने वाला नगर है ये है शाहजहांपुर। ठीक है, अब आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा कि कब बना था। ठीक है, इसके लिए परेशान ना होइए, आगे बढ़िए। लेकिन आइए बता दें इसको, ये दोनों 2017 में बने थे, ये आपका 2015 में बना था, और ये आपका 2018 में बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हापुड़ और गाजियाबाद। तो देखिए, लखीमपुर खीरी सभी लोग जानते होंगे। लखीमपुर खीरी से थोड़ा सा परिचय कराते हैं हम। यहाँ पर कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर है। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे सेकेंड हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा जिला है वो है सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं नीचे से। अब ये तो ऊपर से रहे फर्स्ट सेकंड, अब नीचे से फर्स्ट पे आते हैं, मतलब सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक, जिसका एरिया कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गाजियाबाद है, और फिर आपका सोनभद्र है। इसके बाद 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आपका कौन सा जिला है? हापुड़। गाजियाबाद कितने वर्ग क्षेत्र में है? 910 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें लखीमपुर की बात कर लेते हैं। वर्ग 7,685 वर्ग किलोमीटर, और आपको मिला रहेगा 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों आपका, ये वास्तविकता में जो है ये है आप, जो लखीमपुर जिला है ये है 7,680 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, और जो सोनभद्र है ये है 6,980 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य की भाषा है। उत्तर प्रदेश का
प्रथम राज्य की भाषा। राज्य की भाषा क्या होता है? जो राज्य के राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, क्या कहलाती है? राज्य की भाषा कहलाती है। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राज्य की भाषा है। जैसे स्पेशल आप चले जाएंगे बिहार में, तो बिहार की राजकाज में हिंदी बोली जाएगी। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में चले जाए। अब जैसे आप अन्य क्षेत्रों में तेलुगु, तेलंगाना साइड चले जाएंगे तो वहाँ की भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। फिर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अन्य कर्नाटका में चले जाएंगे तो अलग हो जाएगा। अभी आप उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा लखीमपुर खीरी जिले में जाएंगे तो आपको भाषा में परिवर्तित मिलेगा। लेकिन राजभाषा जो है ये आपका पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही, मतलब राजकाज में उपयोग जो होती है वो सिर्फ हिंदी भाषा होती है। ठीक है, ये कब हुआ था? अब आपसे प्रश्न ये है, अब आप प्रश्न ये बताइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जीके थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो अगली वीडियो में आपका नाम हम इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, आज एक स्टूडेंट ने, शिवम जी ने कमेंट किया था, उनका आंसर बिल्कुल सही था। और जो कि हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि जो लखनऊ में चिड़ियाघर है उसका वास्तविक नाम मतलब क्या है? वैसे सब कहते हैं कि लखनऊ में चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। सेकंड आपका है, सेकंड राज्य की भाषा उर्दू। ठीक है, इसको भी दर्जा प्राप्त हो गया है। ये 1947 में, अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, राज्य की भाषा का। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितना है? वर्तमान में ये पूछ रहा है ऑल ओवर। ठीक, इसमें आप देखिए ऑप्शन थोड़ा सा क्लोज रखे हैं, 403, 404 और 80 और 100। इससे अभी आपको तो इंक्लूड नहीं करना है कुछ भी, ऊपर से ही मैच करना है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा होता है 403 प्लस 1। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता है। ठीक, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, तो जिसका सही आंसर होगा 404। ठीक, यहाँ पर मनोनीत को इंक्लूड करके पूछा है, ये नहीं कहा कि मैं उनको जो एंग्लो इंडियन हो की सीट होती है उसको डिनाई करके, नहीं, ऑल ओवर पूछा है। ठीक, और लोकसभा की संख्या कितनी होती है उत्तर प्रदेश में? 80, और विधानसभा की, विधान परिषद की संख्या 100। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या बताइए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 351, 75, 18 और 826। तो कितने हैं? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए हमारे साथ में। चलिए, 75। ठीक, अब इसके बाद आप आते हैं, तो 18 क्या है? जिला के बाद क्या आता है? मंडल। तो मंडल, ये अंतिम वाला जो मंडल बना है, इसका नाम क्या है? अलीगढ़। अलीगढ़ ये अंतिम मंडल बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 351 क्या है? 351 पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या है। जो आप अपना आय जात निवास बनवाने जाते हैं तो कहते हैं तहसीलदार के माध्यम से बनेगा। आय जाति निवास या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप बनवाते हैं तो ये तहसील पे ही तो बनती है। वही आपकी तहसील की संख्या पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 351। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एजीटीए की वैकेंसी को लेकर के आप लोग काफ़ी एक्साइटमेंट है, और उनमें देखते हैं आप लोग ब्लॉक स्तर पे, या फिर कहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? ब्लॉक की संख्या उत्तर प्रदेश में 826 वर्तमान की स्थिति में है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अब थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सीबीआई कोर्ट हैं? सीबीआई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार से सीबीआई कोर्ट होता है। ठीक, उसमें संख्या देखिए कितनी है? 2, 3, 4 और 6। तो इसकी जो संख्या है ये टोटल ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में कितनी है? 6।
अब आपको बता दें, 4 तो आपके लखनऊ में हैं, लखनऊ में हैं, और जो +2 हैं, ये दोनों आपके गाज़ियाबाद में हैं। गाज़ियाबाद, ठीक? 2 गाज़ियाबाद में हैं, 4 लखनऊ में, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। हमने बस एक टर्मिनोलॉजी इसमें कनेक्ट कर दिया है, क्या? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? इसको लेकर के आपका दिमाग चकरा गया होगा। ऑप्शन देखिए, पहला है गोविंद बल्लभ पंत, नारायण सिंह, अखिलेश यादव, और जो वर्तमान के समय में है, योगी जी। अब पहला है जो इसमें प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये आंसर आपका जो सही है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिनके नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए। अब पहला उप मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के, ये थे नारायण सिंह, पंडित नारायण सिंह। ठीक। अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने या कौन है? तो ये हैं आपके अखिलेश यादव जी। ठीक है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। चलिए, अब उसके बाद अगला प्रश्न बनता है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री, लगातार सर्वाधिक बार तो ठीक है, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस सर्वाधिक लगातार बार रहने वाले आपके कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? तो वो हैं आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो भैया थोड़ा सा इंग्लिश लिख देते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। क्लियर? ऑप्शन देखिए, वाराणसी, बरेली, कानपुर, लखनऊ। तो देखिए, यूपी कैडेट में ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। IIPR, NSI, IIBR, IVRI और IISR, NBSSLUP, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, नागपुर महाराष्ट्र। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रन करते हुए पूछते जाते हैं। ठीक, अभी एक चीज़ आपको मेरठ से रिलेट करके मैं बताऊंगा इसी में। चलिए, इसको, ये आंसर इसका जो है कानपुर है। कानपुर में आपका है एक और इंस्टीट्यूट, NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक, अब यहीं पर थोड़ा सा आपको लिखवाते चलते हैं, SBI, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। SBI और NSI में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पर शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक, ये कहाँ पर आपका है? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, वाराणसी में। वाराणसी में एक आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसमें ऑप्शन में दे देता है IVRI। यहाँ पर देखिए IIVR और वहाँ पर IVRI। ठीक, तो ये इसका पूरा नाम होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? बरेली में। ठीक, अब लखनऊ में आपके कई इंस्टीट्यूट है, IISR है, लाल बहादुर शास्त्री कन्या अनुसंधान संस्थान है, NBRI है और CISS है, और भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब एक और आपको बता दें इंस्टीट्यूट का नाम, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था, NBSSLUP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक, ये क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। और आपके इंस्टीट्यूट हैं जो, एक इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, भोपाल। ठीक, और आपका कौन सा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश में? इतने सारे ये जो अनुसंधान संस्थान है ये आपसे पूछे गए। ठीक,
अब आगामी आपको और हम इंस्टीट्यूट ला करके बताते रहें। ठीक है, जैसे आपके मेरठ में, हाँ, मेरठ से ध्यान आया, मेरठ में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका एक स्टोरेज इंस्टीट्यूट है मेरठ यूनिवर्सिटी के पास, मोदीपुरम मेरठ यूनिवर्सिटी में। ठीक, मोदीपुरम में है एक इंस्टीट्यूट, वो आप ढूंढ करके स्वयं ढूंढिएगा, उसके बाद आप नोट करिएगा, क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है और वो पूछ सकता है। मेरठ के पास, मेरठ जिले में आपके दो इंस्टीट्यूट हैं। ठीक, एक स्टोरेज वाला है और एक दूसरा और है ब्रीडिंग वाला, उसको दोनों को नोट कर लीजिएगा। आप खोज करके खुद खोजिएगा थोड़ा सा। और बाकी जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें नहीं फॉलो किया या फेसबुक पे, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और लाइक का बटन इस वीडियो को, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक करना अवश्य बिल्कुल आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, क्योंकि आपके परिप्रेक्ष्य में कई घंटों इसको पीपीटी बनाने में लगता है, क्वेश्चन ढूंढने में लगता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है, उसके बाद फिर वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो, तब जा करके आपको कई घंटों, 4-5 घंटों की मेहनत लगती है। आपका बस छोटा सा 1-2 सेकंड का समय मिल करके, समय निकाल करके आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस उतने से मैं बहुत खुश रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1998, 1947, 2000 और 2002। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 2002। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चला? तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1999 से 2000। ठीक, और इसी के बीच में एक आता है किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर 1800, किसान कॉल सेंटर का पूरा मोबाइल नंबर आपको बता दें, 1800 180 1551। ये आप ध्यान रखेंगे, ये लास्ट के 4 डिजिट 1551। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एमएससी एजी एंट्रेंस में, जीएस के रूप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ये इसको ध्यान रखेंगे, ये लास्ट में पूरा मोबाइल नंबर पूछा हुआ है कि कौन सा था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट दिए होंगे उनको ध्यान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसान कॉल सेंटर और किसान क्रेडिट कार्ड दोनों आपका कब हुआ था? 1999 से 2002 के बीच में, 2000 के बीच में। अब यहाँ पर किसान कॉल सेंटर जो है, ये कहीं कहीं पर आपको सिर्फ मिलेगा 1999। अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे, 1947 की जगह पर 1999 दे दे, 98, 99, 2000 और 2002, इस प्रकार से ऑप्शन दे दे, आप क्लिक करेंगे 1999। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं पूछता है, हमेशा पूछता है 1999 से 2000, 2000 में ही पूछता है। ठीक है, चलिए अब इसके पहले आपको यूपी कैडेट 2024 में जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में पीएजी, कृपया पीसीबी वाले हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज ना करिए। आपका पेपर हमारे पास नहीं है और आप सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं, आंख बंद करके आप पढ़िए, फालतू का समय इधर उधर वेस्ट करने से बढ़िया है आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, पीएजी वालों का बस पेपर है और एमएजी वालों का पेपर है, और एबीएम वाले के लिए भी हम स्पेशल अनाउंसमेंट अगले वीडियो में डाल देंगे। इनका पेपर है 10 साल का पुराना पेपर है, ओरिजिनल पीडीएफ है, प्रत्येक पीडीएफ में 130 क्वेश्चन है, और 9 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, जिस सभी का आंसर स्वयं करना पड़ेगा। मेरठ यूनिवर्सिटी का जो मॉडल पेपर है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अब यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह दिया है, एक अभ्यर्थी ने हमें मैसेज किया था कि सर आपका फ़ोन बंद रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे 4-5 घंटे तो एक लगते हैं एक वीडियो बनाने में। और यहाँ पर देखिए ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, ये व्हाट्सअप का सिंबल दिया है, आप सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली जो सिम है वो खो गई है। ठीक, व्हाट्सअप चल रहा है, दूसरी सिम जल्दी ही आपको निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो इसीलिए, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये सिम खो गई है भाई, अब मिल नहीं रही है, तो क्या किया जाए। ठीक है, चलिए, इसलिए व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी आपके क्वेरी होंगे हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ होती है? गोरखपुर, इटावा, सोनभद्र और बुंदेलखंड। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रीजन में आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पर दलहनी फसलें और तिलहनी फसलों की सर्वाधिक उत्पादकता होती है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट उस साइड के बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप है ज़्यादा मेजरली ग्रो की जाती है। ठीक है, चलिए, सिम खो गई इसीलिए हम कहते हैं आप लोग इंस्टा या फेसबुक पे कांटेक्ट किया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितना कृषि विज्ञान केंद्र है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, शायद ध्यान हो। ऑप्शन देखिए, 731, 89, 54, 102। ठीक, 102 तो आपका इमरजेंसी नंबर है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आपके जिलों की संख्या 75 है, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप अपना, कि उत्तर प्रदेश में इतने जिले भी नहीं हैं और प्रत्येक जिले में आपका थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 के ही तो आसपास होगा, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक, 731 हमने बताया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, चलिए अगर नहीं ध्यान है छोड़िए, एक जिले में दो अगर होगा तब भी 700 के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक, जिसका सही जवाब है 89। ये डाटा 2022 का है। ठीक, 2022 के अनुसार। ठीक, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर हाल ही में थोड़ा सा करंट का मुद्दा उठाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित किया है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित हुआ है केले की फसल के लिए, ये कहाँ पर हुआ है, किस जिले में हुआ है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। चार ऑप्शन आपको है। बस्ती आपका है नहीं, इसका जो आंसर है एग्जैक्ट आपको बता दें, भटहट। भटहट प्लेस में आपका गोरखपुर जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केले के लिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा, केले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध है तो किससे है? केले से। ठीक, नहीं प्लेस अगर पूछता है तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछ लेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। ठीक, ये करंट का मुद्दा इंक्लूड हो गया। अब आगे बढ़िए, स्वच्छ भारत मिशन या अमृत जल धारा आपके इस सीजन में चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसी में वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? हो सकता है आपसे पूछ ले कि गंगा नदी में, अच्छा एक चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी ईमानदारी बिल्कुल सच्चाई बताइएगा। आपको क्या पता है, क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी में किसी प्लेस पर, गंगा नदी में, पहली बात आप बताइए डॉल्फिन पाई जाती है गंगा नदी में या नहीं? अगर उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में कहीं डॉल्फिन पाई जाती है क्या? अगर पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है, आप कमेंट सेक्शन से बताइएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर के बहती है? ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी के लिए, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे तब हमें ध्यान आया। चलिए, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा आपका 20, तीसरा आपका 15 और चौथा आपका 9। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका, जो गंगा नदी है वो 27 जिलों से होकर के गुजरती है। चलिए, अब 27 के बाद आता है सेकंड हाईएस्ट। आपने नाम सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, या फिर आपने मूवी भी देखी होगी गंगा यमुना सरस्वती। ठीक, उसी से याद कर लीजिएगा, यमुना। जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक, और सबसे ज्यादा कहाँ से गुजरती है, किस जिले से? तो बदायूं। ये जो गंगा नदी गुजरती है तो सबसे ज़्यादा बदायूं जिले से निकलती है। इसको लगभग टच करती है 133 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़िए, थोड़ा सा पश्चिम बिहार में आते हैं।
ताल तलैया हम घुमाते हैं आपको। सुरहा ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, संत कबीर नगर, कानपुर, बलिया। यू यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी अभ्यर्थी एग्जामिनेशन अगर दिए होंगे तो जीएस जीके में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये आपका बलिया। अब आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं। गोरखपुर में आपका कौन सा ताल है? रामगढ़। रामगढ़ या इसी को कहते हैं चिलुआ ताल। चिलुआ ताल। ठीक। उसके बाद आपका कानपुर में कौन से कानपुर में, चलिए कानपुर में बात कर लेते हैं। कानपुर में आपका जो झील है इसका नाम है बलहपारा। ठीक। ये जहाँ से वीडियो शूट हो रही है यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। आप सिलेक्शन लीजिए यूनिवर्सिटी में, आइए हमारे साथ, ऑफर आपको देते हैं, घूमिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में एक झील है। जो अभ्यर्थी वहाँ के होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा पखीरा ताल। पखीरा ताल। पखीरा ताल। ठीक। पखीरा झील कहाँ पर है आपका? संत कबीर नगर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। संत कबीर नगर से एक चीज ध्यान आया, संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है आपका खलीलाबाद। खलीलाबाद। ठीक है, घूम लिए उत्तर प्रदेश। अब चलिए विश्व में आते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पर है? गोरखपुर, तमिलनाडु, हुबली, पंजाब। अब सर जी हम तो पढ़े हैं कर्नाटक। पहले ऑप्शन तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अभ्यर्थियों के ध्यान में, दिमाग में आ गया होगा कि गोरखपुर है। चलो गोरखपुर टिक करते हैं। नहीं, गोरखपुर पहले था, बदल गया है। और ये पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 यूपी कैडेट का जो पेपर आप उठा के देखिएगा, वीडियो हमने डाला है जीएस का सेगमेंट, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन उसमें ऑप्शन में हुबली ना दे करके वो दिया था कर्नाटक। ठीक। तो ये आपका सही जवाब है, हुबली कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के हुबली नामक जिले में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? लखनऊ में, लखीमपुर में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो जो यहाँ पर देखिए, दुधवा नेशनल पार्क जानते हैं। अब दुधवा नेशनल पार्क को हम ज़्यादा इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन वहाँ से पूछा, कई बार वो रिपीट किया हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, और मेरठ यूनिवर्सिटी खासकर रिपीट किया हुआ है। दूसरे की तो बात छोड़िए, सीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी की इसलिए हम आपको लेकर के खींच के ले चल रहे हैं लखीमपुर खीरी में, क्योंकि ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला भी है। ठीक। और ये कहाँ पर स्थित है? प्रथम टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर देखेंगे 1987 में, 1987 में इसको प्रथम टाइगर रिजर्व का संज्ञान या विशेषता इसको प्रदान या घोषित कर दिया गया। ठीक। प्रथम टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य। ठीक। लखीमपुर खीरी में जो आपका नेशनल पार्क है उसको। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1977 में इसी को घोषित किया गया, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर। ठीक। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए प्रथम टाइगर रिजर्व तो ठीक है, लेकिन प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र, सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका लखीमपुर में स्थित है। ठीक। और प्रथम टाइगर रिजर्व और तो बने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे तो बने हैं, लेकिन जो प्रथम पूछा जाएगा आपसे वो प्रथम टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? पहला कानपुर, दूसरा उन्नाव, तीसरा एटा, चौथा प्रतापगढ़। अब थोड़ा सा आप देखेंगे इस वीडियो में, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा,
तो पीछे आप देखेंगे ये गोल सा गुंबद दिख रहा है। ये गोल से गुंबद से शायद आप लोग परिचित होंगे। अगर इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो किए होंगे तो आप इस गोल से गुंबद को देखे होंगे। ठीक। ये ये जो गोल वाली गुंबद है इसमें हमारी क्लास चलती थी। ठीक। अब कुछ लोग जान गए होंगे ये कहाँ का सीन है। ये जो बैकग्राउंड की तस्वीर देखने को आपको मिल रही है ये चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की। ठीक। और यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ठीक। तो अब ये लोग सोचेंगे काफी अभ्यर्थी पहले ऑप्शन पे हमने इसीलिए कानपुर रखा। पहले ऑप्शन पे हमने कानपुर इसलिए रखा है कि सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में है और चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार भी यही कानपुर में होगा या जू का नाम होगा। यही सब आप अपना दिमाग में लगाएंगे, लेकिन ये कानपुर गलत है। सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में स्थित है। ये चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, ये आपका उन्नाव में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये उन्नाव में स्थित है। ठीक। अब आपको यहाँ पर बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए एटा में जो है उसका नाम है पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, एटा में। ठीक। ये ना सोच लीजिए कि बिहार वाला ये पटना है, नहीं, पटना में आपका एटा में बना है। पटना वाला जो पश्चिम बिहार है वो एटा में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्रफल है आपका, कभी भी आपका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो जो आप पढ़े हैं हाई स्कूल में, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, हमेशा स्क्वायर में पूछा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो किलोमीटर स्क्वायर में ही दिया रहेगा। एक मीटर स्क्वायर में नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। पहला ऑप्शन 400 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 227 वर्ग किलोमीटर, तीसरा आपका 78 वर्ग किलोमीटर और चौथा 5.4 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है 78 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, पहला लेटर जो है आपका च से स्टार्ट है, चंद्रप्रभा। ठीक। और इस कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है चंदौली। ठीक। जो चंदौली के अभ्यर्थी होंगे देख रहे होंगे तो उनको पता होगा चंदौली, लेकिन ये नहीं उनको पता होगा कि 78 वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर में ये एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है। इसका प्रसार 78 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपका बना हुआ है। ठीक। च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह है 400 वर्ग किलोमीटर। ठीक। ये आपका जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या नाम है उसका, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट। कतरनिया घाट ये आपका कहाँ पर है, बहराइच में। ठीक। अब पूछ लेगा इसका स्थापना कब हुआ, लेकिन इतना जल्द वो नहीं पूछेगा, 1947। यहाँ पर देखिए एक और है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट ये कहाँ पर है आपका, बहराइच में। और इसकी स्थापना आपसे अगर पूछ लेगा तो 1976 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक। अब इसके बाद आप एक और अभ्यारण्य की तरफ बढ़ेंगे तो इसका नाम है किशनपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपका कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी में स्थित है। 227 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका एक फैला हुआ है, उसका क्या नाम है, किशनपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछ लेता बाय द वे, 1972 में, 1972। ठीक। अब इसके बाद एक आपका लास्ट बच जाता है अंतिम वाला, महावीर स्वामी, महावीर
स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ललितपुर। ललितपुर, ठीक। इसकी जो क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है। और आपसे ये पूछ सकता है कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में है। या फिर पूछ लेगा आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ललितपुर। या फिर उसका नाम क्या है? तो ये है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये आपका 5.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपने शायद ये वर्ड सुना हो, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर सुने होंगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। जल्द से हमारे 5.5 के फॉलोअर्स फेसबुक पे कंप्लीट हो जाए तो वहाँ वो भी प्रोफाइल हमारी वेरीफाई। इसके लिए कुछ ही कम है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बस हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट का समय निकाल करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध शहर है। टेराकोटा होता क्या है? टेराकोटा होता है, क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा इलिमिनेट करते चलेंगे, थोड़ा सा अगली वीडियो से हम स्पीडली चलते रहेंगे। पीलीभीत, पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए। पीलीभीत वालों बताओ, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत? हाँ बिल्कुल, चलिए। और कन्नौज वाले अभ्यर्थी बताइए, ये किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। इत्र परफ्यूम जो आप लोग मार के बढ़िया गमगमा के जाते हैं शादी उदी में, बस वही उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, भदोही काहे के लिए? वही कालीन भैया वाली। तो ये आपकी कालीन, कालीन नगरी बोला जाता है भदोही को, बांसुरी नगरी बोला जाता है पीलीभीत को, इत्र नगरी बोला जाता है कन्नौज को। और आपका लास्ट ऑप्शन जो बचा वो एलिमिनेट करके आ गया नाथ नगरी गोरखपुर। इसको किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन या टेराकोटा। एग्जाम में आपके मिट्टी के बर्तन नहीं देगा, सिर्फ देगा टेराकोटा। ठीक, बस यही आपका सेगमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जो भी अभ्यर्थी इंस्टा पर नहीं फॉलो किए हैं, फेसबुक पर नहीं फॉलो किए हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा और संपर्क यहीं से बनाने की पूर्णतः कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।